नमस्कार, स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं सुमित गुप्ता, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। सबसे पहले सीधा आपको ले चलते संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें। खबर यह भी है कि कांग्रेस इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। इस क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन माध्यम से 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तावना को आप पढ़ सकते हैं। देश में किसी भी राज्य के भाषी लोग इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने की जो व्यवस्था है वो 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण करा सकता है और इन भाषाओं में किसी में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकता है। और जिस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी की मैं बात कर रही थी, उसकी पोर्टल की शुरुआत भी आज ही की जाएगी संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उनका प्रवेश अंदर की ओर होता हुआ संसद के केंद्रीय कक्ष में, जहां पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आगाज होना है, शुभारंभ होना है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और आप देखिए, उनके स्वागत में तमाम जो गणमान्य वहां पे लोग उपस्थित हैं वो खड़े हैं। और इसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में सभी का आगमन होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष होगा संविधान दिवस के मौके पर, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश की आत्मा, देश के कानून, उस किताब जिसका स्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर है यानी कि संविधान, उसको अंगीकार किया गया। तो संविधान दिवस पर ये समारोह आज सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम गणमान्य लोग संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां पर आज संविधान दिवस के मौके पर एक भव्य, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अंगीकार किया गया, उसे बनाकर तैयार किया गया। और उसके बाद उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया।
सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्टजनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन, और दूसरा आज संविधान दिवस है। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सचिवालय में अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान की मूल भावनाओं से खिलवाड़ के गंभीर आरोप लगाए। टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान की मूल विचारधारा के विपरीत देश को जाति, धर्म और अमीरी गरीबी में विभाजित कर रही है। बातचीत की उनसे हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने।
न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने तमाम बातें कही और उन्होंने शपथ भी दिलवाई। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी टीकाराम जूली ने साधा। मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों कर्मचारियों को सुपथ की शपथ दिलवाई। ये तस्वीरें भी देखिए। अब इन लोगों को, इन कर्मचारियों को, अधिकारियों को शपथ दिलवाई गई है कि ये आने वाले वक्त में सुपथ पर ही चलेंगे, रास्ता वही अपनाएंगे। और इसके बाद टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। टीकाराम जूली ने बात करते हुए कहा कि संविधान की मूल विचारधारा के विपरीत देश को जाति, धर्म और अमीरी गरीबी में विभाजित जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए मेरे मित्र पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपने शब्दों के द्वारा अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सदन में उपस्थित संविधान के प्रति समर्पित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिवस बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ,
अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए। और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे, लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है।
देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर, हां, भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुनाह सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। यह आजादी के 75 साल है, यह अमृत काल है। हमने अब तक आजादी के 75 साल दरमियान देश जिस स्थिति से गुजरा था, अंग्रेज भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे, और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरिकों को उसके अधिकार मिले, इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूरी भी था। महात्मा गांधी समेत हर कोई भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसलिए वो लड़ते रहे, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सही है कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी गौरव करो, नारी को एम्पावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भर भारत का विचार, कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। कर्तव्य से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति एक जिम्मेवारी का बोध होता है। अधिकार से कभी कभी एक याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानवीय के जीवन में एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है, और जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है, किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है, किसी के अधिकार का गौरव हो जाता है, और उसके कारण कर्तव्य भी बनते हैं और अधिकार भी चलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है,
कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्तव्य को जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। और आजादी के दीवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था, उन सपनों को पूरा करने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आंबेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आंबेडकर का गौरव बनाए रखे और संविधान का गौरव बनाए रखे। इसी की अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आग्रह करती हूं माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से कि वे विशिष्ट सभा को संबोधित करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और आज इस महोत्सव में भाग लेने वाले सम्माननीय सदस्यगण और विदेशी राजदूतगण और अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, आज यहाँ एक ऐतिहासिक दिन मनाने के लिए उपस्थित है हम सब लोग। वही दिन जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया था। यह संविधान निर्माताओं के प्रेरणास्पद दृष्टि को याद करने और उस दृष्टि को साकार करने के लिए 72 वर्षों से जारी हमारा प्रयासों पर विचार करने का अवसर है। My dear members, brothers and sisters, today we all are assembled here to commemorate a historic day, a day when the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in 1949. It's an occasion to recall the vision that inspired the constitutional makers, reflect on the continuing mission that began 72 years ago to translate that vision into action. At the outset, I pay my gratitude to the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad ji, Chairman of the Drafting Committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, and the members of the Constituent Assembly for providing direction for nation building. Their overreaching framework continues to guide us in the collective endeavor of our nation to scale new heights amidst the contemporary national and international challenges. Our Constitution, in essence, is a statement of values. राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर में हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यूनिवर्सिटी को राज्यपाल की स्वागत। ये तस्वीरें उदयपुर से सीधी तस्वीरें। आगे इधर नहीं, अरे नीचे। लेक सिटी में राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर पहुंचे हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र।
यूनिवर्सिटी को आज सौगातें देंगे कहीं। चलिए सीधा ले चलते हैं फिर से सेंट्रल हॉल। In our national context, as we are all aware, it was the people of India who gave themselves this constitution through their elected representatives in the Constituent Assembly. The preamble summarizes the philosophy of the Constitution, in which the people preferred our country to be a democratic republic, thereby indicating the instrumentalities by which the intended socio-economic transformation was to be achieved. It has been our firm belief that people are at the center of our development. They are the agents of the transformation of our country. Their empowerment is the goal of all our efforts. Their aspirations steer our policies. Their strengths drive our growth. Democracy ultimately is about the people, their central role in governance, and it is they who determine who should govern, how should they govern, and what the governance should ultimately lead to. Keeping this perspective in view, we had taken the first major step towards democratic governance by introducing universal franchise right from the day when we became independent. Where it took 144 years for the US and 100 years for the UK to confer voting rights on women and the working class, we had the courage of conviction that each and every Indian should have the right to vote and be able to shape our shared destiny. I have referred to the preamble of the Constitution that mandated our country to be a democratic republic in order to share my thoughts on this solemn occasion on the functioning of our parliamentary democracy and its institutions. In a pluralist society like ours, with incredibly fascinating variety and diversity, debate and dialogue become the most important instruments for shaping public policies. This process of dialogue requires openness to new perspectives, a willingness to listen to diverse views. This is the spirit that pervaded the deliberations of the Constituent Assembly. That's the true spirit with which we should ideally permeate our parliamentary system. Discuss, debate, and decide. And in a democracy, what is important is tolerance towards the mandate of the people. I underline tolerance towards the mandate of the people. This should be guiding principle. Addressing the presiding officers' conference held recently in Simla, Honorable Prime Minister referred to the need to make the legislatures more productive. This is absolutely essential. We must make our parliament and legislatures effective forums for the focused attention on people's concern and national development. Time allocated during the session must be fruitfully spent. The Rajya Sabha Secretariat has been maintaining the required statistics that enable the assessment of productivity of the House since 1978. For 16 years, from 79 to 94, the annual productivity of the House has been over 100%. In the next 26 years, since 1995, the productivity of Rajya Sabha has been more than